बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था रसगुल्ले खाने से, उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आती चली जा रही है। कल रात से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स शुरू हो गई और अब हर गुजरते लम्हे के साथ नई से नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इस वीडियो में दो डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हो सकती है, जिसके इम्कानात बढ़ गए हैं, वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो में बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम करते हुए उन्होंने ना सिर्फ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भी और इस पूरे सिस्टम पर बुरी तरह बरस पड़े। पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जो लीगल टीम है उनमें भी अब इख्तलाफ है। कुछ उनके लीगल टीम के मेंबर्स का ख्याल यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए, जबकि कुछ का ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बहुत हद तक रिलीफ दिया है कि सदारती रेफरेंस का कलअदम किया, शोकॉज नोटिस जारी जो किया गया था वो कलअदम किया, और उस शोकॉज नोटिस में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कुछ चीज़ें खुद से ऐड की थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और साथ ही ये भी वो कहते हैं कि अगर ये अब क्योंकि अब जजेस के पास ये मामला जाना है और अंदाज में जाना है, तो वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 211 की बार के बावजूद जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को जिन पॉइंट्स पे भी लेकिन रिलीफ ज़रूर दिया है। ये ख्याल है उनकी लीगल टीम के एक साइड का। दूसरी साइड ये समझती है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया का मामला जो कि FBI को भेजा गया है, ना सिर्फ अहलिया बल्कि उनके पूरे ख़ानदान को, उनकी पूरी फैमिली को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। वो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करनी चाहिए। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का अपनी लीगल टीम के साथ जब मीटिंग होगी, बैठेंगे, तो उसके ऊपर गौर होगा कि आया रिव्यू पिटीशन दायर करनी है, नहीं करनी, और अगर करनी है तो इसी ऑर्डर के खिलाफ करनी है, या जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके बाद करनी है, कब करनी है, क्या करना है, ये सारे फैसले उस मीटिंग के अंदर होंगे। लेकिन ये मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। और अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब रिव्यू पिटीशन की तरफ जाएंगे, फिर तो जिन लोगों को अभी भी थोड़ा सा खदशा है या जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले खाए थे, उनकी कम अज़ कम तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी कि फ़ैसला किसके हक़ में आया है और किसके खिलाफ आया है। गो कि एक हद तक तो तसल्ली और तशफ़ी हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी फैसला किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे, वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। और इस पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वकला के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, वकला किसको जिम्मेदार समझते हैं कि कल ये जो रसगुल्ले खाए गए उसमें कौन था जिसने वकला को मिसगाइड किया। अब ये भी कुछ लोग कहते हैं कि फ़ाइज़ साहब को इसलिए भी चैलेंज करनी चाहिए कि फ़ाइज़ साहब की अहलिया जो हैं वो तो इसमें फ्रीक ही नहीं थी, तो जो किसी केस में फ्रीक ना हो, जिसको उस तरह से सुना ना गया हो रिस्पोंडेंट के तौर पर, दरख्वास्त गुजार के तौर पर, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला कैसे दिया जा सकता है, कैसे उसको कोई हुक्म जो है वो जारी किया जा सकता है। अब हम आते हैं बाबर सत्तार साहब, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की लीगल टीम का अहम हिस्सा थे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुनीर मलिक साहब हों या बाबर सत्तार साहब हों। इन दोनों ने अपना केस बेहतरीन अंदाज से बनाया, बेहतरीन अंदाज से पेश किया, बल्कि बाबर सत्तार साहब की तो तारीफ भी की थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने कल जो ट्वीट्स की हैं, उस ट्वीट ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो रसगुल्ले खा रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इस फैसले पे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो एक खुशी मनाई जा रही है, ऐसा इस फैसले में कुछ भी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील के तौर पर, ये नहीं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के वकील के तौर पर, वैसे उन्होंने कहा मैं एक वकील के तौर पर और मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर इस पर अपना तबसरा देना चाहता हूँ। लेकिन जब बाबर सत्तार बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के वो वकील थे और वो वकील के तौर पर एक राय दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के वकील जो बाबर सत्तार हैं वो ये बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हुआ या जो हो रहा है, ये तारीख़ में इसको जो है वो तंज के तौर पर, ट्रेजेडी के तौर पर, अलमिया के तौर पर जो है वो याद नहीं किया जाएगा। वो उन्होंने बहुत सख्त एतराज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे FBI को ये जो इख्तियार दे दिया है कि FBI जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अहलिया के पिछले 9-10 बरस के, पिछले नहीं 2003-4 से 2013 तक, यानी जब प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई उस दौरान के टैक्स रिटर्न की छानबीन करेगी। हालांकि FBI के कानून के मुताबिक 5 साल से पीछे के टैक्स रिटर्न्स की
उनका जायज़ा नहीं लिया जा सकता। वो ये कहते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कुछ और भी वकला कहते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वो जो एक कानूनी तौर पे कदगन थी एफबीआर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट कैसे उस कदगन को ख़त्म कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कदगन ना लगाती, और अगर ये मामला, बल्कि यहाँ तक उन्होंने लिखा, यहाँ तक उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा बाबर सत्तार साहब ने, कि अगर ये दरख्वास्त काजी फाइज की मुस्तरद कर दी जाती और कहा जाता कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाएं, वहाँ पे बात करें, और वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत अगर एफबीआर से पूछा जाता या एफबीआर को ये बाउंड ना किया जाता कि वो 9-10 साल के टैक्स रिटर्न का जायज़ा ले, तो काजी फाइज ईसा का केस मजबूत था और जो रेफरेंस था वो कमज़ोर था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एफबीआर मजबूत केस बना सकती है, हुकूमत का केस मजबूत हो गया है। वो हुकूमत, वो स्टेट जिसका एक केस, एक रेफरेंस कलअदम हो गया है, उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि अब वो अपना केस मजीद मजबूत करें, और मजीद केस मजबूत करके और उसके बाद वो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखें। वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस गाजी फाइज साहब की जो एहलिया हैं, उनको कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उनके मामलात जा सकते हैं कि एफबीआर छानबीन करेगा, एफबीआर जायज़ा लेगा, एफबीआर जायज़ा लेकर रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेगी, और वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसका जायज़ा लेगी। इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही, या चीफ जस्टिस जायज़ा लेंगे, उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के निज़ाम को जो भी जानता है उसको ये पता है कि एफबीआर किस तरह से काम करता है, हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ किस तरह से काम करती हैं। उनका ये ख्याल है कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो किसी तौर पे भी जो है वो क्लीन चिट नहीं देंगी। उनका ये कहना है कि अगर 6-7 लाख पाउंड जो हैं वो गए हैं, और अगर एफबीआर 100 पाउंड का भी कह देता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकी, तो बड़ा आसान होगा ये कहना कि ये 100 पाउंड जो हैं वो काजी फाइज साहब ने अपनी एहलिया को दिए, जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, और इस वजह से जो है वो काजी फाइज साहब को जिम्मेदार करार दे दिया जाएगा। अब ये नहीं पता, क्योंकि वो काजी फाइज साहब के वकील थे, कि ये उनका एनालिसिस है या उनकी खबर है कि काजी फाइज साहब ने अपनी एहलिया को ये पैसे कुछ दिए थे। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, मैं आता हूं उस पर आगे जो उन्होंने बातें की, लेकिन एक ये भी हिकमत अमली हो सकती है वकला तंजीमों की कि अब एक नया फेज़ एहतजाज का और दबाव का, प्रेशर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि एफबीआर भी दबाव में रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी दबाव में रहे, क्योंकि अब फैसला आ चुका है। हम उस पर कमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं कि वकला तंजीमों के एहतजाज का काजी फाइज साहब को फ़ायदा तो हुआ है। फ़ायदा इसलिए हुआ है कि फ़रोग नसीम साहब ने ये केस ज़ाहिरी तौर पर बिल्ड किया था कि 211 की बार के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, और इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में और इस केस में फ़र्क यह है कि वहाँ पे शोकाज नोटिस जारी नहीं हुआ था, यहाँ पे शोकाज नोटिस जारी हो चुका था। और ये भी वो कहते थे कि अगर बदनीयती का मामला है कि बदनीयती हुई है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिए जाएँ। बहुत से उनके दलाइल थे इस चीज़ के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात नहीं मानी, और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, और जो वो था शोकाज नोटिस था उसको भी कलअदम करार दे दिया। तो ये तो बहरहाल बहुत बड़ा रिलीफ था। लेकिन दूसरी तरफ वही है जो एक है कि असल सवाल बरकरार है, रसीदें रसीदें रसीदें, मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल। काजी फाइज साहब की एहलिया के हवाले से वो ये भी कहते हैं कि काजी फाइज साहब की एहलिया ने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी मनी ट्रेल रखी, यानी दिखाई, बताई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नजर आई। अगर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन थी तो फिर ये मामला एफबीआर को क्यों भेजा है? हालांकि उस वक्त उमर रज़ा बंदियाल साहब ने सवाल का जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा आपने हमें दिखाई ज़रूर है, लेकिन मुतलका फोरम एफबीआर है जिसने इसको चेक करना है। और ये भी उन्होंने उमर रज़ा बंदियाल साहब ने, बल्कि एक चीज़ और आपको बता दूँ, काजी फाइज साहब की एहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पहले और दूसरे दिन ये तमाम दस्तावेज़ात जो दिखाई हैं वो नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट को। जब उन्होंने शायद ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुतमईन लगी है और मुझे फ़ायदा हो सकता है अब इसका, तो फिर अगले दिन उन्होंने बंद लिफाफे में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे। मालूम नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे, पता नहीं उसमें टैक्स रिटर्न और मनी ट्रेल पूरी थी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बंद लिफाफे को खोलने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा मामला जो है वो एफबीआर को भेज दिया। अब बाबर सत्तार साहब भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, और जब वो ये कहते हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये सबक है कि आप मानते रहें बात, जो ताकतवर हल्के चाहते हैं वो आप करते रहें, वरना आपको निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और ये इस तरह फैसला हुआ है, उस तरह फैसला हुआ है, इसमें ये गलत किया गया, इसमें ये गलत किया गया है, तो डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट के उन 7 जजेस पर इल्ज़ाम है, उन 7 जजेस पर इल्ज़ाम है जिन्होंने ये फैसला दिया है। और वो 7 जजेस कौन हैं? जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब हैं,
जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब हैं, जस्टिस फैसल अरब साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब हैं। इन 7 जजेस के फैसले पे बाबर सत्तार साहब शदीद एतराज़ करते हुए नजर आते हैं, एहतजाज करते हुए नजर आते हैं कि क्यों जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनकी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया और उनके बच्चों का मामला क्यों FBR को भेजा गया, क्यों FBR को ये कहा गया कि वो 9 साल के टैक्स रिटर्न का जायजा लें, और क्यों उसके बाद ये कहा गया कि ये सारा मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा और वो सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तौर पर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखेंगे। वो कहते हैं कि क्या बाकी भी जजेस की जो बीवियां हैं, क्या उनके मामलात भी इस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखे जाते हैं? तो ये वो मामला है। और उन्होंने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि 75 रोज बाद, 100 दिन बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा बैक टू स्क्वायर वन वहीं पर खड़े होंगे जहां से काम शुरू हुआ था। वो ये भी कहते हैं कि अगर 100 दिन तक FBR रिपोर्ट नहीं भी देता तो तब भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो पावर्स के तहत कार्रवाई का आगाज कर सकती है। इन तमाम चीज़ों को, इस फैसले को पढ़ने के बाद कल ही उन्होंने ये कह दिया था और अब मामला जो हैं वो हर बदलते हुए लम्हे के साथ तब्दील हो रहे हैं। और आप देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अपनी लीगल टीम के उस हिस्से की जो कि ये समझता है, और ज़ाहिर है काजी फायज़ ईसा साहब खुद भी जज हैं, उनको खुद भी चीज़ों का पता है, सारी उन्होंने पिटीशन अपनी खुद तैयार की, खुद चीज़ें बताई। गो के अनवर मंसूर खान जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे उस वक्त, उनका इल्ज़ाम ये था कि इस बेंच में बैठे हुए कुछ जजेस ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मदद की थी इस पिटीशन की तैयारी में। और ऑफ द रिकॉर्ड वो जो ऑफ द रिकॉर्ड तो हम नहीं कह सकते, ऑफ कैमरा, और वो जो अपने करीबी लोगों को जो उन्होंने बताया, जो उनके करीबी लोगों ने, जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि कौन से वो जजेस थे जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनमें से एक जज का जो नाम उन्होंने बताया था, वो जज साहब उन 3 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इख्तलाफ किया है, अक्सरियती सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले से कि मामला FBR को भेजा जाए। उन 3 जजेस में से एक वो जज शामिल हैं जिनकी तरफ अनवर मंसूर खान ने यह इशारा किया था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की इस पिटीशन की तैयारी में उस जज साहब ने उनकी मदद की है। ये भी कहते हैं क्या नाम है उनका, बाबर सत्तार साहब, कि अगर एक लम्हे के लिए कोई टैक्स चोरी का मामला आता है, कोई टैक्स की लॉज की वायलेशन आती है, तो टैक्स लॉज की वायलेशन जो है, जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया ने की है, उसका मामला या उसका जिम्मेदार जस्टिस काजी फायज़ ईसा को कैसे ठहराया जा सकता है। इसके ऊपर जो दलाइल थे उनके जो फ़रोग नसीम साहब थे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, जो अभी तक मैं आपको नहीं बता सका था, कि क्यों वो समझते हैं कि अगर वो टैक्स के हवाले से कोई भी वायलेशन है उनकी, तो उसके ज़िम्मेदार कैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा होंगे। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में हम वकला की तंजीमों के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।